आज की इस क्लास में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेपोजिशन हमें बहुत अच्छे से समझ में क्यों नहीं आती है। देखो वर्ड्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। इन, ऑन, एट, टू, टुवर्ड्स, बाय, ऑफ, फ्रॉम, ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उतनी आसानी से समझ में नहीं आते। यस, और कोई भी एग्जाम आप देने अगर जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कोई सी भी, तो उसमें प्रेपोजिशन का क्वेश्चन जरूर आता है। और मान लिया अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो हमसे 3 ही बनते हैं, 2 तो निश्चित रूप से गलत हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों हम उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं? तो आज की हमारी जो ये क्लास है ये इस बारे में है कि हम प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से क्यों नहीं समझ पाते, या प्रेपोजिशंस हमें समझ में क्यों नहीं आ रही। बहुत ध्यान से बैठिएगा, है ना, क्योंकि ध्यान देने से ध्यान रहता है। बहुत अच्छी चीज आपको समझ में आएगी कि आखिर प्रेपोजिशन हमें क्यों समझ नहीं आई, क्योंकि आज तक आपने जो प्रेपोजिशन पढ़ी है वो सिर्फ हिंदी मीनिंग से पढ़ी होंगी। इन मने अंदर, ऑन मने ऊपर, एट मतलब मालूम नहीं क्या, है ना। ऐसे हिंदी मीनिंग से हमने प्रेपोजिशन पढ़ी है। अरे प्रेपोजिशन इससे कहीं बहुत ज्यादा गहराई में है ना, उसको समझना पड़ेगा। समझते हैं। देखो, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रेपोजिशन को लेकर कि वो हमें इतनी टफ लगती है या समझ में नहीं आती, तो उसका पहला कारण है कि ऐसा लगता है कि जो प्रेपोजिशन है उसका मीनिंग चेंज होता है, उसका मीनिंग बार बार बदल जाता है। कैसे? देखो, जैसे ये लिखा है आपके सामने ऑन, ये एक प्रेपोजिशन है ना। इस ऑन का कभी तो मीनिंग निकलता है ऊपर, निकलता है ना ऊपर मीनिंग, वेरी गुड। कभी निकलता है चालू करना, वो स्विच के ऊपर ऑन लिखा रहता है, हम प्रेस करते हैं तो वो चीज चालू हो जाती है, तो हमें लगता है इसका मीनिंग चालू करना है। और अगर कभी किसी ने कह दिया कि मीट मी ऑन मंडे, तो कब मिलना? मंडे को मिलना। तो अब ये यहां पर को मीनिंग आ गया ऑन का। हो सकता है और अगर हम एग्जाम्पल लें तो इस ऑन के और भी मीनिंग आ जाए। तो फिर कंफ्यूजन ये आता है कि आखिर इस ऑन के कितने मीनिंग हैं और इसकी मीनिंग बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं, है ना। तो ये पहला ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि इसका मीनिंग चेंज होने से हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक ऐसा ही लगता है ना आपको भी? गुड, वेरी गुड। और आगे देखते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब है कि कहीं कहीं पर प्रेपोजिशन एकदम फिक्स होती है, एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगी तो वो ही आएगी, दूसरी प्रेपोजिशन हम वहां नहीं लगा सकते। और जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है कि वहां पर हिंदी मीनिंग काम नहीं करता है। हमने तो आज तक प्रेपोजिशन किससे सीखी? हिंदी मीनिंग से ही सीखी। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन का हिंदी मीनिंग काम नहीं करेगा। कहां पर? जहां पर वो फिक्स्ड होंगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ही इज गुड इंग्लिश, क्या आंसर आएगा इसका? बहुत बढ़िया। हम सब एक सुर में कह रहे हैं कि सर यहां आएगा ही इज गुड इन इंग्लिश। चलो मान लिया आपने कहा, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही डायड डॉट 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 कैंसर। ये जो फिल इन द ब्लैंक है, यहां पर प्रेपोजिशन आएगी, आपके हिसाब से कौन सी आएगी? हाँ, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर बाय कैंसर, कुछ ने कहा फ्रॉम कैंसर। अच्छा, विथ भी है क्या? हाँ चलो लिख देते, विथ कैंसर। ये हो, कुछ और भी आ रहा है दिमाग में? ठीक है, 3 यहां पाए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग मी। अच्छा, ये आप सबको आता है, वेरी गुड। इसका सबने सही आंसर दिया, अकॉर्डिंग टू मी। किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ना अकॉर्डिंग बाय मी, अकॉर्डिंग विथ मी, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये वाला जो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि ये आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है ना। ऊपर वाले दोनों जो आंसर्स थे वो रॉन्ग हैं, गलत हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सही आंसर दिया है ना। देखो, ही इज गुड, इसका आंसर आएगा ही इज गुड एट इंग्लिश।
आपने एक्चुअली आंसर दिया था किस तरह से, ट्रांसलेशन से दिया था ना, ट्रांसलेशन से। कैसे किया था कि वो इंग्लिश में अच्छा है, तो में मतलब इंग्लिश में वर्ड होगा क्या होगा, इन, तो आपने लगा दिया इन। लेकिन यहां राइट आंसर है एट। कैसे आया एट वो समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है, किसी काम को करने में, किसी सब्जेक्ट में, किसी चीज में अच्छा है, तो हम कहते हैं ही इज गुड एट। जैसे मान लिया आपका कोई फ्रेंड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। सो गुड एट कब होगा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में, किसी सब्जेक्ट में, किसी स्किल में अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ही इज गुड एट इंग्लिश। दूसरा लिखा है ही डाइड। आपने कहा था बाय या फ्रॉम, क्यों कहा था, क्योंकि आपने इसका हिंदी निकाला कैंसर से मर गया, यही निकाला था, कैंसर से मर गया। और इंग्लिश में आपके पास से के लिए क्या वर्ड है, या तो फ्रॉम है या बाय है, किसी किसी के लिए विद भी था, इसलिए आपने 3 आंसर दिए थे, तीनों ही गलत हो गए क्योंकि आपने हिंदी से ट्रांसलेट किया था, है ना। ये तीनों ही आंसर गलत है। तो फिर सही आंसर क्या है, सही आंसर है ही डाइड ऑफ कैंसर। अब ऑफ क्यों आया तो उसे समझ लो। वैसे ऑफ का मतलब तो हिंदी में क्या होता है, का, के और की, वैसे वो तीनों नहीं जम रहे यहां पर, है ना। कैंसर का मर गया, कैंसर की मर गया, कैंसर के मर गया, तीनों नहीं जमे। हमारा मामला क्या है, कैंसर से मर गया, है ना। लेकिन हिंदी से समझ में नहीं आएगा। सो ही डाइड ऑफ कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की डेथ किससे होती है, किसी डिसीज से होती है, किसी बीमारी से होती है, कैंसर एक बीमारी है ना, तो अगर किसी की डेथ किसी डिसीज से हो जाती है, किसी बीमारी से हो जाती है, तो फिर उसमें हमें लगाना पड़ता है ऑफ। डाइड ऑफ निमोनिया, डाइड ऑफ कैंसर, या कोई और भी बीमारी का नाम ले लो, है ना, डाइड ऑफ वो कोविड। सो डाइड ऑफ अगर कोई डिसीज आ गई तो ऑफ लगेगा, लेकिन अगर किसी और तरह से डेथ हो गई, जैसे ही डाइड इन एक्सीडेंट, इन लगेगा किसके केस में, एक्सीडेंट के केस में। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है। हेलो, अरे हिंदुस्तान में तो ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा खाने से मर जाते हैं, तो ज्यादा खाना कोई बीमारी थोड़ी है ना। गुड। सो ऐसे ही अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट में हुई तो इन आएगा, लेकिन किसी डिसीज से हो गई तो ऑफ आएगा। अब देखो, इस वाले एग्जांपल में एट फिक्स था, यहां पर ऑफ फिक्स है, हिंदी मीनिंग से नहीं लग पाए। इस तरह का कंफ्यूजन आता है आपको जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, वहां प्रीपोजिशन फिल करते हैं, या बोलते या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या कोई मैगजीन पढ़ते वक्त आपको लगता है यहां ये एट कैसे आ गया, यहां ये ऑफ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहां आपका हिंदी मीनिंग फिट नहीं होता है ना। सो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि हम प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से क्यों नहीं समझ पाते। ये क्लियर हो गया क्या आपको एकदम पक्का। चलो एक और रीजन देखते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन हमें समझ में क्यों नहीं आती। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है एक छोटा सेंटेंस, ध्यान से सुनना, एक छोटा सेंटेंस जिसका अपना मीनिंग होता है और वो जनरली ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करता, उसको हम फ्रेज बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल आपके सामने आया, गिव अप स्मोकिंग। अगर आपको फ्रेजेस समझ में नहीं आते हैं प्रीपोजिशनल, तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखो। आप इसका मीनिंग निकालोगे, गिव माने देना, है ना, अप माने ऊपर, और स्मोकिंग मतलब धूम्रपान। तो आप हिंदी मीनिंग क्या निकालोगे कि धूम्रपान ऊपर दे दीजिए। अरे ये इसका मीनिंग नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है आपसे। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। एरोप्लेन टेक्स ऑफ। अब फिर आपने दिमाग लगाया, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, टेक मतलब लेना, और ऑफ मतलब, वेरी गुड, बंद। ऑफ मींस बंद, है ना। तो आप क्या मीनिंग निकालोगे कि एरोप्लेन लेना बंद। अरे बोले आप एरोप्लेन उड़ेंगे ही नहीं, लेना ही बंद हो गए, अब तो वापस से बैलगाड़ी चलेगी। अरे अर्थ का अनर्थ कर दिया है आपने।
क्यों कर दिया है? क्योंकि आप फ्रेज नहीं समझ पाए, आपने इसको अलग अलग मान लिया, यही गलती की ना। अब समझो, गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जैसे हमने इन दोनों को एक साथ लिखा तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? वेरी गुड, कुछ लोगों को मालूम है, छोड़ना, टू लीव, त्यागना। स्मोकिंग छोड़ दीजिए, धूम्रपान त्याग दीजिए। गिव अप बैड हैबिट्स, ऐसा भी सेंटेंस होता है, अपनी बुरी आदतें छोड़ दीजिए। तो ये क्या बना? प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। या तो कोई यहां वर्ब हो सकती है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकती है, उसके साथ हम एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं, तो ये एक फ्रेज बन जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट आता है, एकदम अलग आता है ना। तो वहां भी हिंदी मीनिंग से काम नहीं चल सकता, याद रखना इस बात को। इस सेंटेंस में यहां टेक का मतलब लेना, ऑफ का मतलब बंद, लेकिन जब हमने इन दोनों को एक साथ लिया तो इसका मतलब निकलता है, वेरी गुड, उड़ान भरना, ये निकलता है। सो एरोप्लेन टेक्स ऑफ में एरोप्लेन उड़ान भरता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, है ना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। सो ये हो गए हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आप थोड़े कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि आज तक तो हमने बड़ी आसानी से प्रीपोजिशन समझी थी, है ना, क्योंकि सिर्फ हिंदी मीनिंग से काम चला था, अब तो थोड़ी दिक्कत आने लगी है। तो इसको दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक है? रेडी? अरे समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब अगर आज के बाद आपको कोई प्रीपोजिशन कहीं लिखी दिख जाए, इन हो, ऑन हो, एट, टू, टुवर्ड्स, बाय, ऑफ, फ्रॉम, ओवर, अबव, बिलो, कोई भी प्रीपोजिशन लिखी दिखे तो उसको आप क्या करना, 4 अलग अलग एंगल से देखना, 4 डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करना कि हो सकता है वो प्रीपोजिशन वहां पर सिर्फ हिंदी मीनिंग से लिखी हो। ऐसा होता है कई बार कि सिर्फ हिंदी मीनिंग लग के काम चल जाएगा, कहीं कहीं पर उसका एक सेंस काम करेगा, एक लॉजिक होगा उसमें, वो लॉजिक के कारण वो प्रीपोजिशन वहां लगी होगी, और वो कहीं कहीं पर फिक्स्ड होगी। अभी हमने देखा था ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तब हिंदी मीनिंग काम नहीं करेगा, और अगर फ्रेज बना दिया तो फिर तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग आ जाएगा। तो कोई भी प्रीपोजिशन हमें अब इन 4 तरीकों से देखनी पड़ेगी, है ना। अभी तक हम सिर्फ क्या करते थे, एक ही तरीके से देखते थे, अब हमें इन 4 तरीके से समझना पड़ेगा कि वो प्रीपोजिशन किस सेंस में लिखी हुई है। एग्जाम्पल से बताता हूं, देखो, एक प्रीपोजिशन है इन, ये तो जानते हैं ना आप, इन एक प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी मीनिंग है में या अंदर। क्या है इसका हिंदी मीनिंग? में या अंदर, ये हम सबको आता है, लेकिन इस प्रीपोजिशन का सेंस या लॉजिक क्या है वो समझो। इनका जो सेंस है, जो उसका लॉजिक है, वो है सब तरफ से घिरा हुआ। मान लीजिए इस समय आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो आप सब तरफ से घिरे हुए हैं ना, तो आप कहेंगे आई एम सिटिंग इन द रूम, यही बोलेंगे ना। इन क्यों लगाया? क्योंकि सब तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। और दूसरा इसी का लॉजिक है बाउंड्री के अंदर। आप जिस शहर में रहते हैं तो आप कहते हैं आई लिव इन दिस सिटी, जो भी आपके शहर का, गांव का नाम है, तो आपके गांव के चारों ओर दीवार नहीं बनी है, लेकिन एक बाउंड्री है, नगर निगम की, नगर पालिका, पंचायत की एक सीमा है, उसके अंदर आप रहते हैं। तो अगर हम बाउंड्री के अंदर होंगे तो भी इन लग जाएगा, सब तरफ से घिरे हुए के अंदर होंगे तो भी इन लग जाएगा। अब हम इस हिंदी मीनिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, और तीसरी चीज देखते हैं, फिक्स्ड। अब कहां कहां इन फिक्स होता है? जैसे मॉर्निंग, हम में से अधिकतर लोग गलती करते हैं इसमें, मॉर्निंग में हम कभी एट लगा देते हैं, कभी ऑन लगाने की कोशिश करते हैं, दोनों ही गलत हैं। मॉर्निंग के साथ हमेशा क्या होगा? इन आएगा। इवनिंग में हमेशा इन होगा। अगर हम कोई ईयर बता रहे हैं लाइक 2021 तो इन आएगा। कोई मंथ हमने बता दिया, मान लिया बता दिया जुलाई, तो इन आएगा। मतलब इनके साथ प्रीपोजिशन वो इन है, वो फिक्स्ड है। यहां हिंदी मीनिंग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन ईयर, इन मंथ, ऐसे और भी हैं, ये अभी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं आपको। और भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर इन फिक्स्ड लगता है।
और फोर्थ है फ्रेज। क्या बता रही है? ये फ्रेज बना रहे हैं। जैसे गिव एक वर्ब है, इन एक प्रीपोजिशन है। जब हमने इन दोनों को एक साथ समझा तो ये एक फ्रेज हो गया गिव इन, जिसका मतलब होता है हार मानना। क्या मतलब होता है? हार मान जाना। अभी हमने देखा था गिव अप, उसका मीनिंग था त्यागना, छोड़ना। गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप स्मोकिंग। लेकिन यहां गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, डोंट गिव इन। आप भी कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, इंग्लिश है ना, ठान लिया है ना आपने, तो अब गिव इन मत करना और ना ही गिव अप करना, ना छोड़ना ना हार मानना, सीख कर ही मानना, है ना। समझ में आ रहा है ना आज? बहुत पहली बार बहुत अच्छे से प्रपोजिशन, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये 4 तरीके थे जिससे हमें इनको देखना होगा। हिंदी मीनिंग, सेंस या लॉजिक, उसका फिक्स्ड कहां पर है, और फ्रेज। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखो, वी आर इन द क्लासरूम, वाटर इज इन द बॉटल, या सिम कार्ड इज इन द मोबाइल, है ना। मोबाइल की बात नहीं आए तो मजा ही नहीं आता है, क्योंकि वो जैसे पहले होता था ना कि राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही आपकी जान कहां है? मोबाइल के अंदर है। वो जानू वाली जान नहीं, ये मतलब अपनी जीवन की जान की बात हो रही है ना। देखना नहीं तो आप बहुत जल्दी आप गलत रास्ते निकल जाते हो, ठीक है। तो ये हमारी जान कहां है? मोबाइल के अंदर है। कल ही कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट में पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अजीब सा फैक्ट था। उन्होंने कहा कि साहब, मोबाइल जब हमारा खो जाता है ना, गुम जाता है, तो हमें वैसी ही फीलिंग आती है जैसे मरने के पहले आती है। कितना खतरनाक स्टडी हो गई कि मोबाइल गुमने पे वैसी फीलिंग आती है जैसे मरने के पहले आती है कि बस अब अपन जाने ही वाले हैं। हे प्रभु, मोबाइल इतना भयंकर खतरनाक। चलो कुछ नहीं, तो सिम कार्ड इज इन मोबाइल, है ना। और उसके बाद देखते हैं वी लिव इन इंडिया। अब ये इंडिया जो है, इसकी कोई दीवार तो नहीं बनी ना इंडिया की चारों तरफ, बाउंड्री है, सीमा है। तो ये सीमा के अंदर वाला, बाउंड्री के अंदर वाला मामला हो गया। और फिर आ गया मनी इज इन द पॉकेट। पैसा कहां है? पॉकेट के अंदर है। सो ये इन हम समझते चले जा रहे हैं कहां कहां किस तरह से यूज होता है। थोड़ा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दैट फुटबॉल इज इन द बॉक्स, क्योंकि उसके अंदर है वो, है ना। और देखो, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। और देखते हैं, ओहो, सिम कार्ड इज इन द मोबाइल, है ना। और वाटर इज इन द बॉटल। यहां चारों जो एग्जाम्पल हैं, इसमें हमने क्या बताया? किसी चीज को सराउंडेड, सब तरफ से घिरा हुआ बताया, इसलिए वो इन हो गया। ये भी क्लियर? वेरी गुड। अब इनका यूज इस प्रकार भी किया जाता है, कहां वो फिक्स जैसा रहता है, देखो, या वो फ्रेज बनाता है। सो मंथ में हमने देखा था इन आता है, जुलाई, जनवरी, दिसंबर, फरवरी। अगर हम बोलेंगे तो इन बोलना होता है। कोई ईयर का नाम लेते हैं तो हमें इन बोलना पड़ता है, इन 2010, इन 2015, इन 2021। कोई वीक हो तो बोलना पड़ता है इन द वीक। सीजन्स में हमें इन लगाना पड़ता है। अरे इन समर सीजन, इन विंटर, है ना, इन रेनी सीजन, ऐसे मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में इन आता है। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। आप यहां ऐसा नहीं बोल सकते कि एट इवनिंग, इन इवनिंग ही होगा। इन किचन, इन गार्डन, इन स्काई, इन वर्ल्ड, है ना, दुनिया में। और इन फोटोग्राफ। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा, जहां पर हम इन यूज करते हैं। और कई बार हम यहां हिंदी मीनिंग नहीं लगा सकते। तो अगर प्रपोजिशन को अच्छे से समझना है तो ये जो क्लासेस हैं, इनको बहुत अच्छे से, पूरे मन से, ध्यान से अटेंड कीजिए, क्योंकि आज तक जो हम सीख के आए हैं उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं, है ना। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं, फिर इस क्लास को अपन खत्म करेंगे। अगला एग्जांपल है ऑन। ऑन भी एक प्रीपोजिशन है। अभी अपन ने ऑन के 3 मीनिंग देखे थे। अरे देखे थे ना, ऑन मतलब ऊपर, या ऑन मतलब चालू करना, या ऑन मतलब को, यही था। वेरी गुड। सो ऑन का हिंदी मीनिंग तो ऊपर या पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब इसका सेंस या लॉजिक समझ लो, बहुत काम आएगा। इसका सेंस कहता है टच में।
संपर्क में। मतलब ऑन को हम ऊपर के सेंस में तभी यूज करेंगे जब कोई चीज किसी के कांटेक्ट में होगी, टच में होगी। जैसे ये बॉल इस बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, तो ये क्या है, इसके कांटेक्ट में है, टच में है। ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा है, पाम के हथेली के ऊपर रखा है, दिख रहा है ना आपको, ये टच में है, इसलिए ये ऑन है। अगर इसको ऐसे उठा दिया जाए तो ये है तो अभी भी हाथ के ऊपर है ना, हथेली के ऊपर, लेकिन अब ये ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टच में नहीं है। सो ऑन का जो सेंस है वो क्या है, उसका सेंस कहता है टच में ऊपर। ठीक है। अब फिक्स्ड कहां होता है? जनरली ऑन जो है वो किसी डे या डेट के साथ फिक्स होता है। कैसा डे? जैसे मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, है ना, ऐसे हम डे बोलेंगे तो उसमें ऑन लगता है। ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। और कोई डेट हम बताएं, ऑन 10th of February, ऑन 15th of November। सो ऑन हम कब लगाते हैं? या तो कोई डेट बतानी हो या डे बताना हो, लेकिन मंथ में इन लगता है, इन जुलाई, इन जनवरी, इन दिसंबर, है ना। तो ये समझने वाली बात है। सो डे के साथ और डेट में ऑन लगता है, ये भी क्लियर। और आगे देखते हैं फ्रेज। देखो, काउंट का मतलब होता है गिनना और ऑन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो ये एक फ्रेज हो जाता है, तब इसका मीनिंग बिल्कुल अलग निकलेगा। वैसे काउंट का मतलब गिनना है और ऑन का मतलब ऊपर है ना, लेकिन इन दोनों का मतलब निकलता है भरोसा रखना, विश्वास रखना। काउंट ऑन अस, आप हम पर विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। पर आप भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही डिवोशन से प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए। सिर्फ सुन भी अगर बहुत ध्यान से लेंगे ना तो ध्यान रहेगा। ठीक है। तो ये ऑन हमने देखा, इसको और आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते। देखो, इसका सेंस टच में ऊपर था, तो बुक इज ऑन द टेबल, है ना। या फिर कैप इज ऑन द हेड। अरे सिर पे अगर आपने टोपी लगाई है तो क्या कहेंगे? ऑन। क्यों? टच में वाला मामला है। द स्टैंप इज ऑन द एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा, और वो स्टैंप मतलब वो डाक टिकट, उसको हम लगाते हैं एनवेलप के ऊपर, टच में होती है ऊपर, इसलिए ऑन है। ही इज ऑन सेकेंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर एंड शी इज सिटिंग ऑन चेयर। वो कहां बैठी है? चेयर के ऊपर बैठी है। इसको अब पिक्चर से समझते हैं। ये देखो, ये बुक्स कहां है? टेबल के ऊपर, टच में है, इसलिए बुक्स आर ऑन द टेबल। ये कैप कहां है? सिर के ऊपर है, टच में है, ऑन हेड। ये लड़की कहां बैठी है? चेयर पर बैठी है, ऑन द चेयर। ये टिकट्स कहां लगी हैं? इस लिफाफे के ऊपर लगी है, ऑन। सो ऑन का यूज हम वहां कर रहे हैं जहां टच वाला सेंस, जहां कोई चीज किसी के टच में है। तो आपको एक कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर वो स्विच बोर्ड पे ऑन क्यों लिखा रहता है? वहां तो उसका मतलब चालू करना ही होता है। अरे अगर उसका मतलब चालू करना होता तो वर्ब होती, उसके सेकंड थर्ड फॉर्म होते, ऑन, ऑन, ऑनिंग। ऐसा नहीं सुना ना कभी? हाँ। तो वो जो स्विच बोर्ड है एक्चुअल में वहां भी टच वाला सेंस है। कैसे? देखो, कोई भी स्विच इंटरनली कैसे होता है? ऐसे होता है। ओह, जैसे हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो पत्ती है ये इससे आके टच हो जाती है, मतलब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है, इसलिए हम कहते हैं वो चीज ऑन हो गई ना। सो ऑन में क्या होता है? कोई भी चीज कनेक्शन में आती है, टच में आती है, इसलिए हम उसको कहते हैं ऑन। सो आज के बाद ऑन हम वही यूज करेंगे जहां कॉन्टैक्ट वाला मामला होगा, टच वाला मामला होगा। आज की इस क्लास में हमने ये समझा, है ना, क्या समझा? कि आखिर प्रीपोजिशन हमें समझ में क्यों नहीं आते। अच्छा, ये की चीज बच गई, इसको भी अपन फिनिश कर लेते हैं। देखो, ऑन डे, डे में ऑन लगता है, डेट में भी ऑन लगता है। ऑन ग्राउंड फ्लोर ऐसा बोलते हैं, ऑन फर्स्ट फ्लोर। ऑन द वे हम बहुत यूज करते हैं, ये एक तरह का फ्रेज है ना, इसमें ऑन लगा हुआ है। यहां हिंदी मीनिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंदी तो क्या निकलेगा कि मैं रास्ते में हूं,
हिंदी क्या निकलेगा, मैं रास्ते में हूं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम ऑन द वे, इन द वे नहीं बोलते हैं, है ना, ये फ्रेज है यहां पर। ऑन टेलीविजन, फिर कंफ्यूजन आ जाएगा आपको, क्योंकि आप कहते हो मैंने टीवी में देखा, तो आप टीवी के अंदर थोड़ी भर आए थे देखने के लिए, है ना, तो उसको कहते हैं ऑन टेलीविजन, ना कि इन टेलीविजन। ऑन रेडियो, अगर कोई फोन पर बात कर रहा है तो हम कहते हैं ही इज ऑन फोन, ही इज ऑन फोन। ऑन टाइम मतलब ठीक उसी वक्त पर, है ना, जिस वक्त आपको बुलाया गया जब वो काम है, तो ऑन टाइम। ऑन दिवाली डे, अगर हम किसी विशेष दिन की बात करते हैं, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना, तो ऑन लगेगा। ऑन हॉलिडे, छुट्टियों पर। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। ऑन लीव का मतलब भी छुट्टी पर है। और ऑन फूट, इसको भी समझ लो। देखिए, अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट के साधन से जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, है ना, जैसे बस से, ट्रेन से, कार से या एरोप्लेन से, तो हम कहते हैं बाय, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ऐसे। लेकिन अगर हम कहीं पैदल चलकर जाते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ऑन फूट, ना कि बाय फूट, है ना। याद रखना, आज के बाद ऐसा मत बोल देना कि आई केम बाय फूट। क्या नहीं कहेंगे, बाय फूट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑन फूट। सो आज की इस क्लास में यहां तक हमने ये समझा कि आखिर हमें प्रपोजिशन क्यों समझ में नहीं आ रही है, प्रपोजिशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। फिर हमने देखा कि हमने आज तक प्रपोजिशन को सिर्फ हिंदी मीनिंग से सीखा था, है ना, लेकिन अब हमें प्रपोजिशन को 4 डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। वो चारों एंगल कौन से थे? पहला हिंदी मीनिंग, दूसरा उसका लॉजिक या कोई सेंस हो सकता है, तीसरा वो कहीं पर फिक्स्ड हो सकती है प्रपोजिशन, और फोर्थ वो फ्रेज बना सकती है। आज तक जो आप प्रपोजिशन को समझ के चल रहे थे, ये उससे बहुत गहराई में है ना, तो थोड़ा ध्यान से, समझदारी से समझिए, क्योंकि इंग्लिश लास्ट मोमेंट तक यही रहेगी, यही प्रपोजिशंस रहेंगी, पूरी चीजें वही रहेंगी। यस, तो एक बार बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, पूरे कंसेप्ट के साथ समझ लीजिए। अरे एक बार मैं पढ़ा रहा था क्लास में यही प्रपोजिशन, तो एक स्टूडेंट जो ना बीटेक कर रहा था, वो खड़ा होकर क्या बोलता है, बोले सर ऐसा लग रहा है मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं। उससे लगा कि वो इतना लॉजिकली समझ रहा है चीजों को, क्योंकि इंग्लिश में तो लोग रटवाते ही हैं सिर्फ, है ना। तो अगर बहुत लॉजिकली आपको समझ में आई हो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।